नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से आपके साथ नए प्रकरण के साथ जुड़ रहे हैं। विश्व इतिहास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी कैसे संयुक्त हुआ, क्या परिस्थितियां थी, बिस्मार्क का क्या योगदान था और जर्मनी कैसे एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित हुआ, आज इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं जर्मनी का मानचित्र। जर्मनी संयुक्त होने से पूर्व किन राज्यों में बटा हुआ था? यूरोप के मानचित्र को पहले आप देख लीजिए। आपके सामने 1870 से पूर्व का यूरोप का मानचित्र दिख रहा है। उसमें देखिए आप प्रसा को देखेंगे आप। संयुक्त जर्मनी से पूर्व प्रसा सबसे बड़ा राज्य था। अब आइए हम बोर्ड पर बने हुए मानचित्र को ध्यान से देखेंगे। बोर्ड पर बने हुए मानचित्र में आप देख रहे हैं फ्रांस, जो जर्मनी के पश्चिम में स्थित है। जर्मनी के उत्तर में उत्तरी सागर, डेनमार्क, बाल्टिक सागर, दक्षिण में ऑस्ट्रिया, पूर्व में रूस। इसके बीच का जो स्थलखंड था, जिसको हम जर्मनी के रूप में आज जानते हैं, वो किन राज्यों में बटा हुआ था? देखिए, दक्षिणी जर्मनी का एक बड़ा प्रांत था बावेरिया, बादेन, बर्तेमबर्ग, हेंस। फ्रांस की सीमा के साथ राइनलैंड, वेस्टफेलिया, उत्तरी सागर के साथ हनोवर, ब्रुसविक, मैक्लेनबर्ग, ब्रेंडेनबर्ग। प्रसा इसमें से सबसे बड़ा था। सैक्सोनी, पोमेरेनिया, ये कुछ राज्य थे। जर्मनी 30 से अधिक राज्यों में बटा हुआ था और इसमें सबसे बड़ा राज्य था प्रसा। जिस प्रकार से यूरोप में संयुक्त राज्य बनाने के लिए, राष्ट्रीय राज्य बनाने के लिए एक जनजागृति हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद देशों के बीच एक ऐसी राजनीतिक हलचल चालू हो गई थी कि राज्य संगठित हों, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो। यह भाग भी उससे छूता नहीं था। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में दूसरी क्रांति हुई, 1830 के बाद तीसरी क्रांति है फ्रांस की। पहली क्रांति 1789, फिर उसके बाद 1830 और 1848। फरवरी 1848 में जब फ्रांस में एक क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद उसका प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों में भी पड़ा, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसको भागना पड़ा। ड्यूक मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ के भागना पड़ा और उसके बाद यूरोपीय देशों के ऊपर जो ऑस्ट्रिया का दबदबा था, वो दबदबा समाप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के इन दक्षिणी राज्यों में, प्रसा से लेकर बावेरिया तक, इन सभी राज्यों में भी राजनीतिक हलचल हुई। मार्च 1848 में जर्मनी के इन राज्यों में, दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में राजनीतिक विद्रोह चालू हो गए। जर्मनी में राजनीतिक जागृति एक पैदा हो गई और जर्मनी के इन राज्यों ने संयुक्त जर्मनी बनाने के लिए, एक जनतांत्रिक जर्मनी की स्थापना करने के लिए यहां पर प्रयास तेज हो गए। जर्मनी उस समय एक ऐसी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था कि दक्षिणी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के राज्य विद्रोहरत हो गए। लेकिन जर्मनी को उस समय पर जो जर्मनी का मुख्य शासक था प्रसा का, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने किसी तरह स्थिति को संभाला। प्रसा का शासक था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इन दक्षिणी और पूर्वी राज्यों को, जर्मनी में हो रहे विद्रोह को उसने शांत करने की कोशिश की।
और उसने इन राज्यों को जनतांत्रिक संविधान, जनतांत्रिक सरकार की घोषणा करते हुए उसने कहा कि हम जर्मनी के, पूर्व जर्मनी के, जो संयुक्त जर्मनी था पहले का, उस जर्मनी के झंडे को स्वीकार करते हैं। हम प्राचीन जर्मनी के झंडे को स्वीकार करते हैं और प्राचीन जर्मनी के झंडे के अंतर्गत हम जनता का शासन करेंगे। प्रसा के शासक फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने जो इन क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल थी उसको किसी तरह शांत करने में सफलता प्राप्त कर ली। कब? ये आप मार्च 1848 में जैसे तैसे विद्रोह समाप्त हुए। लेकिन यह स्थिति बहुत दिन दबी नहीं। लोगों के अंदर एक जनतांत्रिक सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, इसकी मांग बढ़ती जा रही थी। लोग संवैधानिक सरकार चाहते थे और संवैधानिक सरकार की स्थापना करने के लिए जर्मनी में पहली बार प्रयास हुआ। 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट में जर्मन राष्ट्रवादियों ने एक सम्मेलन आयोजित किया। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि फ्रैंकफर्ट संसद से आप क्या समझते हैं, या फ्रैंकफर्ट सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, और जर्मनी का एकीकरण करने में यह सम्मेलन क्यों विफल रहा। सबसे पहले इसको हम देखेंगे। तो 1848 में फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च है, सेंट पॉल चर्च में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन किस लिए आयोजित किया गया था? जर्मनी का नया संविधान बनाने के लिए। और यह सभा जर्मनी के उन सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा थी जो जर्मनी में एक संवैधानिक सरकार की स्थापना चाहते थे। ध्यान देना, 2 पॉइंट। ये जर्मन राज्यों के जो प्रतिनिधि थे वो इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे। कितने प्रतिनिधि? 831 प्रतिनिधि भाग ले रहे थे जर्मन राज्यों के, और ये संवैधानिक सरकार की स्थापना चाहते थे। एक ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते थे जो संविधान के द्वारा जर्मनी के शासन का संचालन करे। 831 ऐसे जर्मन के प्रतिनिधि सेंट पॉल चर्च में सज धज करके इकट्ठा हुए और इन लोगों ने जर्मनी के संविधान का निर्माण करना प्रारंभ किया। लगभग 1 वर्ष का समय लगा। 1 वर्ष का समय इनको संविधान बनाने में लगा। ध्यान देना एक चीज, इस 831 प्रतिनिधियों में से इनमें मध्यम वर्ग का बोलबाला था। ज्यादातर इसके जो सदस्य थे मध्यम वर्ग के। इसमें मजदूरों को, महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं था। महिलाएं नहीं थी, मजदूर नहीं थे, मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि इसमें ज्यादा थे। और सेना तथा जो नौकरशाही, जो प्रशासनिक अमला था, इसका सहयोग इनको नहीं प्राप्त था। ये इनकी कमियां थी। ना तो इन्होंने मजदूरों को नेतृत्व दिया था इस सम्मेलन में, ना महिलाओं को, ना ही सेना और नौकरशाही का सहयोग इनको प्राप्त था। 1 वर्ष का समय इन्होंने लगभग लगा दिया। 1 वर्ष में जब ये संविधान बनकर के तैयार हुआ तो इस संविधान के अनुसार जो संयुक्त जर्मनी का खाका इन्होंने बनाया था उसका शासन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित होना था जो संविधान के अनुसार शासन चलाए। मतलब जो जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ये छोटा जर्मनी नहीं रहेगा छोटे छोटे राज्य, बल्कि जर्मनी संयुक्त होगा और यहां एक शासक होगा, किंतु शासक स्वतंत्र नहीं होगा। वो शासक संविधान के अनुसार संवैधानिक सरकार स्थापित होगी। वो सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाएगी। इन्होंने प्रसा के शासक, प्रसा जो कि बड़ी रियासत थी, तो प्रसा के शासक
फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को शासन चलाने के लिए आमंत्रित किया। वो चाहते थे कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ आए और वो ताज पहने। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ राजा था, निरंकुश शासक था। उसने इन प्रतिनिधियों के हाथों से ताज पहनने से इंकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि वो संविधान के नियंत्रण में शासन चलाए, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब कोई विकल्प नहीं था। दूसरे अन्य जो छोटे छोटे राज थे वो भी फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की हाँ में हाँ मिला रहे थे। यहां तक कि जो पड़ोसी और राज थे यूरोप के, वो भी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का राजतंत्र स्थापित हो जो संविधान के अनुसार शासन चलाए। फलस्वरूप इन प्रतिनिधियों का जो प्रयास था कि एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना करना जो संविधान के अनुसार शासन चलाए, वो विफल हो गया। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की ना करने से इनका प्रयास सब धूल में मिल गया। चूंकि इनको सेना का सहयोग भी नहीं प्राप्त था, नौकरशाही का सहयोग भी नहीं प्राप्त था, जो मजदूर और महिलाओं का सहयोग नहीं प्राप्त था, तो ये लोग भी इनके खिलाफ थे। सेना भी इनके खिलाफ हो गई। ये लोग जो सेंट पॉल चर्च में सम्मेलन कर रहे थे, इस स्थान को सेना के प्रयोग के द्वारा खाली करा दिया गया। जो राष्ट्रवादी लोग संविधान बनाने के लिए करते थे, उनको सेंट पॉल चर्च छोड़ करके भागना पड़ा। उसमें से बहुतेरे जो राष्ट्रवादी थे उनको भाग करके अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। तो जर्मनी को संयुक्त करने का जो प्रयास 18 मई 1848 को हुआ, वो केवल इन कमियों से, मध्यम वर्ग का ही केवल सहयोग होना, सेना नौकरशाही का सहयोग न मिल पाना, मजदूर महिलाओं का प्रतिनिधित्व न होना, इस वजह से तथा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार न करने से जो रूढ़िवादी ताकतें थी, जो राजतंत्रात्मक शक्तियां थी, उनका वर्चस्व स्थापित हो गया और जनतांत्रिक शक्तियों की एक बार फिर विफलता हुई। जर्मनी संयुक्त नहीं हो पाया। जर्मनी को संयुक्त करने का जो पहला प्रयास था वो विफल हो गया। क्लियर? तो ये था फ्रैंकफर्ट सम्मेलन और फ्रैंकफर्ट सम्मेलन की विफलता। फ्रैंकफर्ट सम्मेलन क्यों विफल हो गया? आइए हम दूसरे चरण में पढ़ेंगे कि जर्मनी को फिर संयुक्त करने के लिए क्या प्रयास हुआ और उसमें बिस्मार्क का क्या योगदान था। जर्मनी जब पहली बार सफल नहीं हो पाया कि जर्मनी का एकीकरण हो सके, तो जर्मनी को एक करने का प्रयास बिस्मार्क ने किया। ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिसको आयरन मैन ऑफ जर्मनी के नाम से जानते हैं, यह कौन था, पहले इसके बारे में हम परिचित हो लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसने जर्मनी को संगठित कर दिया। ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रसा के एक सामंत परिवार में पैदा हुआ था। सामंत परिवार में जन्म हुआ था इसका, और बहुत ही प्रतिक्रियावादी, उदारवाद का घोर आलोचक, लोकतंत्र का कठोर विरोधी, और यह चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हो, इसका प्रबल पक्षधर था। ऐसा ऑटो वॉन बिस्मार्क जब बड़ा हुआ तो इसने 1847 में जर्मनी की राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में इसका प्रवेश 1847 में हुआ। जनमन परिषद का यह सदस्य चुना गया। 1851 से लेकर के 1859 तक ये फ्रैंकफर्ट सम्मेलन में इसने प्रसा का प्रतिनिधित्व किया। 1859 में ही
इसकी योग्यता को देख करके सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस की राजधानी थी, वहां इसको राजदूत बना दिया गया। ये जर्मनी के राजदूत के रूप में 1859 से लेकर के फरवरी 62 तक ये राजदूत रहा। रूस में राजदूत के रूप में काम करते हुए इसने रूस के जार अलेक्जेंडर सेकेंड, उस समय जार था, जार अलेक्जेंडर सेकेंड के साथ इसने बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। ये इसकी विशेष योग्यता थी, अच्छे मित्र बनाना। इस कला में बहुत कुशल था, कूटनीतिक चातुर्य था। 1859 से 62 तक सेंट पीटर्सबर्ग में राजदूत के रूप में रहा। वहां से लौटने के बाद 1862 मार्च 1862 में ही इसको फ्रांस में राजदूत के रूप में भेज दिया गया। फ्रांस में राजदूत बनाया गया इसको। उस समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन थर्ड। इसने नेपोलियन थर्ड से भी अच्छी दोस्ती बनाई, यद्यपि इसे फ्रांस में कम समय रहने का मिला। 62 से मार्च 62 से लेकर के सितंबर 62 तक ही ये फ्रांस में रहा। लेकिन इस दौरान इसने फ्रांस के मंत्रियों, उनकी कार्यप्रणाली, नेपोलियन तृतीय के साथ उसकी अच्छी रणनीति, उसको जानना, उसके साथ मित्रता करना, इन सब कामों का इसको अवसर मिला और इसका भरपूर इसने लाभ भी उठाया। सितंबर 62 में इसको फिर से वापस देश बुलाया गया और उसके बाद इसको प्रसा का चांसलर बना दिया गया। प्रसा का चांसलर 1862 में बना दिया गया। चांसलर एक प्रकार से प्रधानमंत्री। इसकी योग्यता की वजह से इसको चांसलर का पद दिया गया। चांसलर के रूप में इसने जो प्रयास किए, उन प्रयासों की वजह से ही जर्मनी संयुक्त हो पाया। जर्मनी को संयुक्त करने का इसका जो प्रमुख रोल है, प्रमुख भूमिका है, वो चांसलर के पद पर आने के बाद प्रारंभ हुई। अब देखिए इस दौरान जर्मनी में क्या कुछ चेंजेस हुए थे, थोड़ा उसको भी देख लें। हमने आपको बताया था कि 1848 में जब फ्रैंकफर्ट सम्मेलन आयोजित किया गया, उस समय जर्मनी का जो प्रसा का जो शासक था, उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ प्रसा का शासक था। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ 1858 तक अच्छे से शासन करता रहा। 1858 में फ्रेडरिक विलियम फोर्थ मानसिक रूप से वो बीमार हो गया। ऐसी स्थिति में उसका जो भाई था, उसने शासन संभाला। उसका नाम था विलियम फर्स्ट, विलियम प्रथम, काइजर विलियम फर्स्ट। 1858 में काइजर विलियम फर्स्ट गद्दी पर आ गया। वो शासन करने लगा, यद्यपि वो शासक अभी पूरी तरह से नहीं बना था, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जीवित था। 3 साल तक उसने अपने भाई की देखरेख की और शासन चलाता रहा। 1861 में अपने भाई फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की मृत्यु के बाद काइजर विलियम फर्स्ट प्रसा का शासक बना। उस समय तक काफी एजेड हो चुका था। जिस समय वो शासक बना 64 वर्ष का था, 64 वर्ष का वो, लेकिन एक बहुत शांतचित्त और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति था। काइजर विलियम फर्स्ट जब शासक बना तो उसने जर्मनी को औद्योगिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए प्रयास किया।
61 में जब काइजर विलियम फर्स्ट गद्दी पर आया, उसी समय से उसने प्रसा को संगठित करके संयुक्त जर्मनी के स्वप्न को आगे बढ़ाया। और यही वो समय है जब बिस्मार्क चांसलर के रूप में आता है। 61 में फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के बाद काइजर विलियम फर्स्ट शासक बना। उसी ने प्रसा का चांसलर के रूप में बिस्मार्क को नियुक्त किया। उसी ने सैनिक तैयारी करने के लिए बान रून इसको युद्ध मंत्री के पद पर नियुक्त किया। बान मोल्टके इसको सेनापति बनाया। ये 3 बड़ी नियुक्तियां इसके द्वारा की गई, काइजर विलियम फर्स्ट के द्वारा। बान रून को युद्ध मंत्री बनाया गया, बान मोल्टके को सेनापति बनाया गया। काइजर विलियम फर्स्ट ने सेना को शक्तिशाली करने के लिए सेना की 39 रेजिमेंट्स और 9 कैवेलरी, ये नई रेजिमेंट्स उसने खड़ी की। यद्यपि इसके लिए पैसा एक बड़ा इशू था, लेकिन इस कार्य में ऑटो वान बिस्मार्क ने उसका बहुत साथ दिया। ऑटो वान बिस्मार्क ने इन रेजिमेंट्स के खड़े होने के लिए जो बजट था, उस बजट को पास कराने में जो उच्च सदन था, वहां पर मेंबर्स के द्वारा प्रस्तावित बजट को पास कराने में ऑटो वान बिस्मार्क ने विशेष प्रयास किया। और यही कारण था कि ऑटो वान बिस्मार्क का उदय राजनीति में प्रसा के सर्वेसर्वा के रूप में हो गया। उसको प्रसा का चांसलर का पद मिल गया। प्रसा के चांसलर पद पर जब वो नियुक्त किया गया, तो उसके बाद उसने विलियम फर्स्ट के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो संयुक्त जर्मनी का स्वप्न था, उसको उसने आगे बढ़ाया। अब देखते हैं किस प्रकार ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। ऑटो वान बिस्मार्क का प्रारंभिक जीवन से लेकर के किस तरह वो चांसलर के पद पर पहुंचा, यह आपने देख लिया। अब उसकी भूमिका एक आयरन मैन ऑफ जर्मनी के रूप में क्या थी, कैसे उसने जर्मनी को संगठित किया, ये देखिए। ऑटो वान बिस्मार्क इसकी फोटो देखिए, आयरन मैन ऑफ जर्मनी। यह कहता था कि हमारे युग की जो समस्याएं हैं वो भाषणों और सम्मेलनों से नहीं हल हो सकती। इन समस्याओं को हल करने के लिए रक्त और लौह की नीति चाहिए। मतलब वो रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। हिज पॉलिसी वाज ब्लड एंड आयरन। अगर खून खराबा भी करना पड़े, शस्त्र भी उठाना पड़े, तो उसके लिए उसे कुछ गुरेज नहीं था, और यही उसने किया। लोकतंत्र का घोर विरोधी, अत्यंत प्रक्रियावादी, राजतंत्र का प्रबल समर्थक। उसने कहा था एक समय कि प्रसा का जो सम्मान है, उस सम्मान का सबसे बड़ा शत्रु लोकतंत्र है। उसने कहा था कि कुछ चंद लोग जो देशभक्त होने का दावा करते हैं, वो देशभक्त नहीं है। ऐसे लोगों को देशभक्त नहीं कह सकते, राष्ट्रभक्ति ही देशभक्ति है। जो राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से तैयार रहे। भाषणों और मिथ्या प्रदर्शनों से, लोकतंत्र से देश मजबूत नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र में उसका कतई विश्वास नहीं था। राजतंत्र में विश्वास करता था, तानाशाही शक्तियों में विश्वास करता था। यह था उसका दर्शन। ऑटो वान बिस्मार्क जब रूस में राजदूत था, उस समय उसने
जार अलेक्जेंडर सेकंड के साथ अच्छी दोस्ती की। उसने पहले से ही सोच लिया था कि जार अलेक्जेंडर की दोस्ती जर्मनी के एकीकरण के लिए जरूरी होगी। बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। जब वो फ्रैंकफर्ट सम्मेलन में प्रसा का प्रतिनिधि था तो शुरू शुरू में उसका यह विश्वास था कि जो ऑस्ट्रिया है उसके साथ अगर प्रसा सहयोग करता है तो प्रसा ऑस्ट्रिया का सहयोग लेकर के भविष्य में जर्मनी का एकीकरण कर सकता है, यह उसका विश्वास था। शुरू शुरू में ऑटो वॉन बिस्मार्क ऑस्ट्रिया समर्थक था, लेकिन बाद में उसको पता लग गया कि ऑस्ट्रिया जर्मनी का एकीकरण किसी भी सूरत में नहीं होने देगा। इसलिए उसने अब रूस की तरफ हाथ बढ़ाया और जार अलेक्जेंडर सेकंड से दोस्ती कर ली, क्योंकि वो जानता था कि भविष्य में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध अनिवार्य है। और उसकी एक रणनीति थी बिस्मार्क की कि वो जिस देश के साथ युद्ध करता था कूटनीतिक रूप से पहले उस देश को अलग थलग कर देता था, जिससे कि किसी देश का सहयोग उसको न मिले, और उसके बाद उसको घेर करके युद्ध करता था, जिससे कि वो देश निश्चित पराजय हो जाए। यही उसने किया। ऑस्ट्रिया के लिए उसने व्यूह रचना करनी चालू कर दी और इस कार्य में उसने रूस के शासक जार अलेक्जेंडर सेकंड के साथ दोस्ती मजबूत कर ली। राजदूत के रूप में उसने प्रसा को भी फ्रांस के निकट ला दिया। फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड, उसके साथ भी उसने दोस्ती कर ली, जिससे कि अगर ऑस्ट्रिया के साथ कभी युद्ध हो तो फ्रांस तटस्थ रहे। जिस एक देश से और खतरा था प्रसा को वो था इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड एक अलग नीति में विश्वास करता था, वो तटस्थता की नीति में विश्वास करता था। वो किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की नीति में विश्वास नहीं करता था, तो इंग्लैंड से होने वाले संभावित खतरे का डर कम था। अब उसने क्या किया, जो उसकी पहली चाल थी, उसने ये देखिए उत्तर में डेनमार्क में स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन, ये वो क्षेत्र थे, इसके ऊपर प्रसा की निगाह थी। बिस्मार्क ने इसको प्रसा के साथ विलीन करने में, प्रसा के साथ मिलाने में बिस्मार्क ने सबसे पहला प्रश्न स्लेस्विंग और हॉलस्टीन का लिया। स्लेस्विंग और हॉलस्टीन ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो डेनमार्क को दिए गए थे। डेनमार्क इन पर शासन करता था, लेकिन डेनमार्क इनको अपने राज्य में नहीं मिला सकता था। वियना सम्मेलन के द्वारा स्लेस्विंग और हॉलस्टीन डेनमार्क को दिए तो गए थे, लेकिन डेनमार्क इनको अपने देश में नहीं मिला सकता था। और जरा यहां की स्थिति देख लीजिए। हॉलस्टाइन जो था, यहां जर्मन मूल के ज्यादा लोग थे। स्लेस्विंग में दो मूल के लोग थे, जर्मन और डेन। जर्मन भी रहते थे, डेन भी रहते थे, डेनमार्क के भी निवासी रहते थे। इन दोनों राज्यों की स्थिति बड़ी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि प्रसा को या संयुक्त जर्मनी को उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में जो बंदरगाह उपलब्ध हो सकते थे वो इसी क्षेत्र में उपलब्ध हो सकते थे। कील बंदरगाह प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था, तो इसलिए उत्तर की ओर बंदरगाह इसी क्षेत्र में हो सकता था। कील बंदरगाह के लिए इस क्षेत्र पर अधिकार करके उत्तर की ओर से व्यापारिक मार्ग की तलाश के लिए इस पर पहले अधिकार करना जरूरी था। लेकिन अभी इनका शासन डेनमार्क के द्वारा संचालित हो रहा था। प्रसा ने ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में बहुत होशियारी के साथ पहले उसने ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि की। अब देखिए, जो ऑस्ट्रिया उसका संभावित शत्रु है, उसके साथ बिस्मार्क ने जनवरी 1864 में उसने ऑस्ट्रिया के साथ वियना की संधि कर ली। इसमें ऑस्ट्रिया और प्रसा, इन दोनों के बीच संधि हुई कि हम दोनों मित्र रहेंगे, और इस संधि के द्वारा उन्होंने डेनमार्क पर आक्रमण करने के लिए समझौता कर लिया।
प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों साथ आ गए। डेनमार्क के ऊपर स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन के मुद्दे को लेकर के फरवरी 1864 में ही संधि होने के तुरंत 1 महीने बाद आक्रमण कर दिया गया। आरोप यह लगाया गया कि डेनमार्क इन दोनों क्षेत्रों को अपने अधिकार में लाना चाहता है। इस आरोप को लगा करके ऑस्ट्रिया और प्रसा की संयुक्त सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। फरवरी 1864 में आक्रमण हुआ और डेनमार्क हार गया। डेनमार्क हारने के बाद स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन का जो क्षेत्र था ये जीत लिया गया। अब इन दोनों राज्यों पर किसका अधिकार हो, इसको लेकर के प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच लंबे समय तक एक समझौता नहीं हो पाया। अंत में 1865 में एक समझौता हुआ, उसको कहते हैं गेस्टाइन। गेस्टाइन नाम के स्थान पर गेस्टाइन समझौता हुआ और ऑस्ट्रिया का शासक था फ्रांसिस जोसेफ। फ्रांसिस जोसेफ यह ऑस्ट्रिया का शासक था। गेस्टाइन समझौता प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट और ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस जोसेफ के बीच हुआ। बिस्मार्क ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से बिस्मार्क ने हॉलस्टाइन का क्षेत्र फ्रांसिस जोसेफ को दे दिया। हॉलस्टाइन जो था, हॉलस्टाइन का क्षेत्र किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को दे दिया। अब ध्यान देना, हॉलस्टाइन वो इलाका था जहां जर्मन मूल के लोग ज्यादा थे। जहां जर्मन मूल के ज्यादा लोग थे वो तो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और जहां जर्मन मूल के लोग कम थे, स्लेस्विंग, उसको प्रसा ने स्वयं ले लिया। ये उसकी दूरदर्शी चाल थी। बिस्मार्क ने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं था कि कभी कोई ऑस्ट्रियाई शासक इस समझौते को स्वीकार करेगा, लेकिन ये जोसेफ ने स्वीकार कर लिया। मैंने एक प्रकार से दरार को कागज से भर दिया। एक समझौता करके आपसी फूट को उसने, आपसी मतभेद को ढक दिया समझौते के कागज से। स्लेस्विंग प्रसा के अधिकार में आ गया। हॉलस्टाइन में जर्मन मूल के लोग ज्यादा थे। थोड़े ही दिन में जो प्रसा की चाल थी, जो ऑटोबान बिस्मार्क की कूटनीति थी, थोड़े ही दिन में हॉलस्टाइन में रहने वाले जर्मन मूल के लोगों ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आवाज उठानी चालू कर दी। बिस्मार्क यही चाहता था कि हॉलस्टाइन में विद्रोह हो और उस विद्रोह का बहाना लेकर के वो ऑस्ट्रिया से युद्ध करे और ऑस्ट्रिया को पराजित करे, क्योंकि वो मानता था कि जो जर्मन संघ है, इस जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया था। बिस्मार्क बहुत होशियारी से ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकालना चाहता था और इसलिए उसने डेनमार्क को हराने के बाद ही अपनी तैयारी करनी चालू कर दी थी। हॉलस्टाइन में विद्रोह चालू हो गया। ऑस्ट्रिया ने इसका आरोप प्रसा के ऊपर लगाया कि प्रसा की वजह से यह विद्रोह हो रहा है, और स्थिति इतनी आगे बढ़ गई कि ऑस्ट्रिया ने प्रसा के साथ जो वियना की संधि की थी, इसने कहा हम उस संधि को नहीं मानते, हम मैत्री संधि को नहीं मानते। अब दोनों देश आमने सामने आ गए। 1866 में, जुलाई 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में अब देखिए यहां कूटनीति काम आई। रूस जो कभी ऑस्ट्रिया को साथ दे सकता था, या फ्रांस जो ऑस्ट्रिया को साथ दे सकता था, ऑस्ट्रिया को किस तरह बिस्मार्क ने अकेला कर दिया। जब वो जार अलेक्जेंडर के साथ था तो उसकी दोस्ती इस समय काम आई,
उसने उस दोस्ती की वजह से जार अलेक्जेंडर सेकेंड को ऑस्ट्रिया से दूर रखा। यही नहीं, क्रीमिया युद्ध के समय 1854 में जो क्रीमिया युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया ने रूस का विरोध किया था, इसलिए ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रूस को क्रीमिया युद्ध की याद दिलाई। साथ ही साथ जब पोलैंड में विद्रोह हुआ था तो प्रसा ने रूस का साथ दिया था, वो भी याद दिलाया और इस तरह रूस को ऑस्ट्रिया से दूर कर दिया। फ्रांस दूसरा देश था जो ऑस्ट्रिया की मदद कर सकता था। प्रसा ने फ्रांस के साथ एक गुप्त संधि कर ली और ऑटो वॉन बिस्मार्क ने फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड के साथ की मित्रता और उसको भविष्य में कुछ क्षेत्र देने का दावा कर दिया, कुछ क्षेत्र देने का वायदा कर दिया और इस लालच में नेपोलियन थर्ड ने भी ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया। अब ऑस्ट्रिया अकेला हो गया। ऑस्ट्रिया का सहयोग और कौन कर सकता था? इटली ऑस्ट्रिया का पड़ोसी देश था, वो सहयोग कर सकता था, लेकिन वो उसको भी प्रसा ने अलग कर दिया। प्रसा ने उसको भी बोहेमिया का क्षेत्र का लालच दे दिया और इटली भी अलग रहा। तो इस तरह बिस्मार्क ने रूस को, फ्रांस को, इटली को हर प्रकार से कूटनीतिक संधि करके ऑस्ट्रिया से दूर रखा। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो आक्रमण हुआ 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ और सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। ऑस्ट्रिया की सेना हार गई। ऑस्ट्रिया की सेना हार गई और इसके बाद प्राग की संधि हुई। ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाल दिया गया, किंतु ऑस्ट्रिया के साथ बहुत कठोर व्यवहार जानबूझ करके बिस्मार्क ने नहीं किया। उसने हरा तो दिया ऑस्ट्रिया को, लेकिन उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार नहीं किया गया, क्योंकि उसको आगे के युद्ध की रणनीति भी तैयार करनी थी। वो जानता था कि प्रसा का अगला युद्ध फ्रांस से होगा, इसलिए अगर ऑस्ट्रिया को ज्यादा नाराज कर दिया तो कहीं फ्रांस के साथ होने वाले युद्ध में ऑस्ट्रिया फ्रांस का साथ न दे दे। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया के साथ एक उचित व्यवहार ही रखा। आगे चल करके अब उसकी रणनीति फ्रांस के साथ युद्ध करने की थी। फ्रांस को आशा थी कि प्रसा के और ऑस्ट्रिया के युद्ध में जो तटस्थ है, इसके बदले उसको राइनलैंड का क्षेत्र मिल जाएगा, किंतु बिस्मार्क ने राइनलैंड का क्षेत्र देने से इंकार कर दिया। फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड, जो उसकी आशाएं थी वो खत्म हो गई। इसी समय स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध में भी फ्रांस अपना हस्तक्षेप चाहता था, वहां भी प्रसा ने उसका विरोध किया। तो स्पेन के युद्ध, स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध और राइनलैंड ना मिलने से फ्रांस नाराज हो गया। बिस्मार्क तो चाहता ही था कि कोई बहाना मिले। उसने रूस को, ऑस्ट्रिया को पहले से अलग कर रखा था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में सेडान नाम के स्थान पर युद्ध लड़ा गया, सेडान का युद्ध। और सेडान के युद्ध में नेपोलियन तृतीय की सेना पराजय हुई, नेपोलियन तृतीय हार गया। फ्रांस का शासक प्रसा के हाथों पराजित हो गया। इस प्रकार 7 सालों में 1864 से लेकर के 1870 तक हुए युद्ध में प्रसा ने बहुत होशियारी से इन देशों को पराजित कर दिया, एक के बाद एक। 1870 में युद्ध चालू हुआ, अंत में जाकर के यह युद्ध निर्णीत हुआ था फरवरी 1871 में। फरवरी 1871 में युद्ध पूरी तरह से निर्णीत हुआ। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हो गई।
अब इन छोटे देशों को संयुक्त करने से कोई नहीं रोक सकता था। ऊपर उत्तरी क्षेत्र के 21 राज्य पहले प्रसा के साथ आ गए थे। बवेरिया, बर्तमबर्ग, बौदेन, ये जो क्षेत्र थे जिनके ऊपर फ्रांस का प्रभाव था, ये भी प्रसा के साथ आ गए। और युद्ध पूरी तरह से समाप्त होने से पहले ही 18 जनवरी 1871 को 18 जनवरी 1871 को पेरिस के पास वारसाई के हॉल ऑफ मिरर्स, पेरिस का जो वारसाई का शीश महल है, वहां पर काइजर विलियम फर्स्ट, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी के राजकुमारों, इन सब की एक सभा हुई और उस सभा में संयुक्त जर्मनी की घोषणा की गई। काइजर विलियम फर्स्ट को संयुक्त जर्मनी का शासक नियुक्त किया गया। ओके, काइजर विलियम फर्स्ट को 18 जनवरी 1871 के वारसाई के हॉल ऑफ मिरर्स में संयुक्त जर्मनी का शासक घोषित कर दिया गया और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जिस खूबसूरती के साथ अपनी कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके प्रसा के नेतृत्व में एक एक करके जो जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं थी, चाहे वो डेनमार्क रहा हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया या फ्रांस रहा हो, इन सबको युद्ध में पराजित किया उसने। यही नहीं, आंतरिक जो शक्तियां थी, जो जर्मनी के बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जुंकर्स, जो बड़े बड़े सामंत थे, उनका साथ लिया, उनको जुंकर्स कहा जाता था। नौकरशाही का साथ लिया, सेना का साथ लिया और इस तरह उसने अपनी जो व्यूह रचना थी उसको बहुत होशियारी के साथ उसने संपूर्ण जर्मनी को एक कर दिया। इसीलिए उसको आयरन मैन ऑफ जर्मनी के नाम से जाना जाता है और इस कार्य में उसने रक्तपात का भी सहारा लिया और इसीलिए उसकी नीति रक्त और लौह की नीति के नाम से जानी जाती है। संयुक्त जर्मनी का निर्माता ऑटो वॉन बिस्मार्क को श्रेय जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।